Hello everyone, welcome to the Beyond Degrees. So let's begin with the chapter crop production and the management. But before that, I want to say that it is also beneficial for those students who are preparing for Olympiad and as well as for those in competitive exams where NCRT will come. So I will be covering all the topics in depth. So let's begin with the topic. तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमें क्रॉप को प्रोडक्शन करने की ऑन द रेगुलर बेसिस एंड उसको मैनेजमेंट करने की हमें ऐसी क्या नीड पड़ी है चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए पहली बात तो हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि व्हाट इज क्रॉप व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रॉप एंड एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन मतलब उसको प्रोड्यूस करना और मैनेज करना तो ये क्यों जरूरत है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज क्वाइट लार्ज तो जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हमें रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन की नीड है क्योंकि फॉर वाई नीड फूड वी विल डिस्कस फर्दर अगर हम इतने बड़े लेवल पे फूड को या क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट नाउ व्हाई वी नीड रिक्वायर क्रॉप उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स नाउ अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तो ऐसी क्या बात है कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स तो न्यूट्रिएंट्स उनके लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं जैसे नाइट्रोजन दे रिक्वायर नाइट्रोजन एंड दे रिक्वायर phosphorus as well as phosphorus also when they also require potassium these are the major nutrients which are required by plant ये सब major nutrients हैं वहीं पे थोड़े सा minor nutrients में क्या आएंगे जिंक calcium zinc will be there calcium and so many nutrients जो प्लांट के द्वारा यूज करे जाते हैं और दे रिक्वायर these kinds of nutrients there are so many nutrients वहीं पे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें हम अपनी बात करें तो ऐसी क्या न्यूट्रिएंट्स जो है हमें चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स vitamins proteins fats vitamins proteins minerals so these are some न्यूट्रिएंट्स विच वी रिक्वायर फ्रॉम आवर फूड हमें अपने फूड में ये सब होना चाहिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो अगर हम पूछें कि हमें क्या जरूरत है कि वाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स हमें न्यूट्रिएंट्स की ऐसी क्या खास बात है जो जरूरत है तो अगर हम प्लांट्स या कोई भी लिविंग बीइंग की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एनी लिविंग बीइंग इट कैन बी एनिमल ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट तो सबसे पहले कि अगर सीड को लगाया है अगर मैंने सीड लगाया और वो एक बड़ा प्लांट बन रहा है सीड लगाया और एक वो बड़ा प्लांट बन रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है वो ग्रोथ हो रही है वैसे ही जब हम एक चाइल्ड होते हैं या फिर एक फीटस होता है फीटस को एम्ब्रियो होता है फीटस होता है फिर चाइल्ड होता है फिर एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है सो जब हम इसको देखते हैं तो एक फीटस जो है या फिर हम एम्ब्रियो जो है जब वो एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं करेक्ट जब तो एक पॉइंट क्या हो गया ग्रोथ तो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है कि बोलते हैं ना कैल्शियम लो दूध में कैल्शियम होता है दाल खाओ प्रोटीन्स होते हैं व्हाई वी रिक्वायर एक तो पहला पॉइंट हो गया हमारा प्रोटीन वो सॉरी ग्रोथ के लिए सेकंड पॉइंट इज जब हमें कोई इंजरी हो जाती है तो जो अपने आप रिपेयर होता है तो जो हमारी अपने आप रिपेयरिंग की प्रक्रिया होती है या जो प्रोसेस है फॉर रिपेयरिंग तो रिपेयरिंग ऑफ सेल उसके लिए भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है देन थर्ड पॉइंट इज दैट फॉर इनहेंसिंग द पावर ऑफ इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जो भी हमारी डिसीजेस आ रही हैं तो इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए इम्यून सिस्टम एंड फोर्थ पॉइंट इज एनर्जी देने के लिए एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी कहाँ से मिलेगा बोलते हैं ना कि जब खिल के आए तो ग्लूकोज पी लो ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें मतलब बहुत जल्दी क्विकली एक एनर्जी प्रोवाइड करता है तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स सो न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है एक तो ग्रोथ में करना एनर्जी देना इम्यून सिस्टम को अच्छा करना
और हमारे जो इंजरी के टाइम पे जो भी लग गया तो जो सेल्स हैं उनको अपने आप प्रिपेयर करने के लिए हमारी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी कुछ हम न्यूट्रिशन के मोड को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, now on the basis of nutrients we can also define the mode of nutrition। तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हैं। दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे, वन इज ऑटोट्रॉप, तो वन इज ऑटोट्रॉप्स एंड अनदर वन विल बी heterotrophs। heterotrophs, तो जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप की, तो ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है टू नरिश। So only one human, oh sorry, only one living, only one living being is there which can perform, which are, well when we talk about autotrophs, तो जो कि खुद से अपना खाना स्वयं बना सकें, those who can make their, who can make their own food, तो जो भी अपना खाना स्वयं बना सकते हैं वो ही उनको हम ऑटोट्रॉप में कंसिडर करते हैं। तो इस पृथ्वी पे एक ही तरीके का लिविंग बीइंग है, देयर इज ओनली वन लिविंग बीइंग विच इज प्लांट्स। प्लांट्स ही ऐसे लोग हैं या ऐसी जीव जंतु हैं जो कि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो अभी तो आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं तो अभी कॉफी बना के आया है, भाई हम भी ऑटोट्रॉप है क्या? तो नहीं नहीं, वी आर नॉट ऑटोट्रॉप, वी आर कुकिंग कॉफी, मतलब हम कुक करते हैं। ये क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें ये खाना खुद बनाते हैं? उसे बोलते हैं कि स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है जो कि हम नहीं कर सकते, दैट इज फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड दे टेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वाटर लेते हैं रूट और मिनरल्स के थ्रू। और जब क्लोरोफिल, एक इनका पिगमेंट होता है, वेल आई डिस्कस हेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, ये कब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल भी होना चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए। दैट्स व्हाई सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? एक प्रोसेस है जिसमें ये देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसको स्टार्च भी बोलते हैं। सो दैट कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च, एंड दे ऑल्सो गिव ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमारी और ऑक्सीजन हमें देते हैं। दैट्स वाई देखो हमें बस दे ही रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के रूप में, और ऑक्सीजन देते हैं विच वी कैन ब्रीथ। तो मतलब ये पूरी प्रोसेस जो है ये हमारी फोटोसिंथेसिस है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। वहीं पे हीटरोट्रॉप्स कौन होते हैं? दोज हु डिपेंडेंट ऑन अदर। अगर हम बात करें कि नहीं हम डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। आइदर वी ईट, दोज हु ईट एनिमल्स, तो हो सकता है कि वो एनिमल्स प्लांट से ले रहे हो न्यूट्रिशन। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हेटरोट्रॉप में भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि पहला टाइप हो जाएगा पैरासाइट्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट पैरासाइट, इसमें क्या होता है कि पैरासाइट में एक टर्म होता है होस्ट। होस्ट, जैसे कि प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक एग्जांपल होता है कस्क्यूटा प्लांट, जिसमें क्या होता है वो ग्रीन पिगमेंटेड प्लांट जो होते हैं जो खुद का फूड बनाते हैं उन्हें होस्ट बोलेंगे। और उनपे एक कस्क्यूटा प्लांट है जो कि हिंदी में अमरबेल बोला जाता है, वो उसके ऊपर आ जाता है, और फिर क्या होता है कि वो उससे न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। वो येलो कलर की वायरिंग हो जाती है ग्रीन कलर के प्लांट में। तो ये तो प्लांट का एग्जांपल हो गया। वहीं पे अगर लेकिन हम एनिमल्स में बात करते हैं, तो लाइस जो जुए लग जाते हैं वो आप ही के सिर का खून चूस रहे हैं, या फिर जो मॉस्किटो होते हैं वो आप ही का ब्लड को ले रहे हैं। सो बेसिकली दे आर डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम human beings or some other person. So now these kind of nutrition, taking deriving nutrition is called parasite। तो इसमें क्या होता है होस्ट से हम मतलब जो न्यूट्रिएंट वो डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइस एंड मॉस्किटो। प्लांट में हम बात करते हैं, प्लांट की बात करेंगे तो कस्टा प्लांट,
कस्क्यूटा प्लांट जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। वेल, ना नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रॉप। अगर हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉप, तो एक और होता है सेप्रोट्रॉप्स। सो बेसिकली इफ यू हैव सीन मशरूम, देखे होंगे मशरूम, तो मशरूम मोस्टली क्या होते हैं, डेड एंड डिके एरिया में, जहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा सड़ा हुआ सा होगा, डेड एंड डिके एरिया में जो मशरूम मतलब जो प्लांट्स हो जाते हैं वो मशरूम। मशरूम एक क्या है, एक तरीके का फंगाई है। फंगाई जैसे ब्रेड को 2-3 दिन रख दो तो उस पे ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड फंगाई। तो बेसिकली मशरूम भी क्या है, एक फंगाई है। फंगाई क्या है, ये सेप्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके। डिके एंड डेड, डेड एंड डिके जो मैटर होता है, जो डेड एंड डिके मैटर है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट वन। अब क्या होता है बेसिकली कि इनको हम डिकम्पोजर और स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। जैसे कि अगर पेड़ है या फिर कोई जानवर मर गया, तो वो अगर कोई उन्हें खत्म करने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो मदर नेचर ने खुद से ही पूरी एक साइकिल बनाई है। इसमें क्या होता है, सेप्रोट्रॉप डेड एंड डिके मैटर को डिकम्पोज करते रहते हैं, डिकम्पोज करते रहते हैं, और एक दिन उनको खत्म कर देते हैं, करेक्ट। तो सेप्रोट्रॉप्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिके, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स। वहीं पे एक और होता है होलोजोइक। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। सो ना अनदर वन इज होलो जोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, दे ह्यूमन बींग्स आर द एग्जांपल ऑफ होलोजोइक। इसमें क्या होता है, 3 स्टेप में प्रोसेस होती है। अगर जो सॉलिड मटेरियल हमने इनटेक किया है, तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन क्या है, फूड जो माउथ से हम इनटेक करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आता है इंजेशन। उसके बाद क्या होता है कि हम फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक, देन आफ्टर इट इट विल गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन इट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी। द जो भी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन हो गया, तो जो भी ब्लड वेसल्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन का जो भी सामान है, वॉट एवर न्यूट्रिएंट दे रिक्वायर, दे विल टेक इट अप। देन व्हाट विल हैपन, इट विल कम बैक, ओ सॉरी, जो वॉट एवर द वेस्ट मटेरियल इज लेफ्ट, जो भी हमारा एक वेस्ट है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। और जब वो फूड हमारा डाइजेस्ट हो रहा था, उसे बोलते हैं डाइजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन, दिस प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं, इस तरीके के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड गुड एग्जांपल इज ह्यूमन बींग्स। तो अभी हमने देख लिया न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो जब हम इतनी सारी चीजों के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, तो हम ऑब्वियसली क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ना जरूरी है। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर। उससे पहले एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, क्या होता था एंशिएंट टाइम में, देयर वाज अ टर्म दैट इज नोन एज फॉरेजर्स। क्या होता है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं फॉरेजर्स। पहले के टाइम पे क्या होता था, ये लोग बस घूमते रहते थे इधर से उधर, फॉर फिन शेल्टर। ऐसा बोला जाता है कि फूड और शेल्टर के लिए इधर से उधर, दे वर लाइक नोमैडिक। सो दे वर कंसिडर एज नोमैडिक, जो कि एक जगह सेटल नहीं होते। अब फिर क्या हुआ कि अब जब इधर से उधर घूमते तो ये क्या करते हैं, या तो एनिमल्स को इनटेक करते थे, या फिर प्लांट पे फ्रूट मिल गया तो इन लोगों ने मतलब, फिर जब सर्च कर रहे थे, तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर, और इन सब के बाद क्या हुआ कि जो हमारे फॉरेजर्स है वो फार्मर में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप्स का मतलब ढूंढ लिया था, क्रॉप्स मिल गए थे इन्हें। जब उन्हें जब सर्च कर रहे थे तो पता चला कि अच्छा व्हीट, राइस, ये सब देखा इन्होंने, तब से ये फार्मर्स में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहले नोमैडिक थे, इधर उधर घूमते थे, फिर परमानेंट सेटलमेंट होने लगा, वो लोग एग्रीकल्चर के प्रोसेस को करना मतलब फार्मिंग करने लगे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया फार्मर्स। तो अब एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर इज अ ब्रांच। बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है, एक ब्रांच है जो कि डील करती है किससे, कल्टीवेशन से और एनिमल के कल्चर से, मतलब और प्लांट के कल्चर से। बेसिकली क्या है कि एनिमल और प्लांट का जब कल्टीवेशन और कल्चर मतलब उनकी पालन पोषण और उनका कल्टीवेशन जब हम करते हैं, इस पूरी ब्रांच को हम एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब कि एग्रीकल्चर एक तरीके की ब्रांच है, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, एनिमल का हो गया, किसी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट का हो गया, या एनिमल्स का, तो इन सब की खेती होती है, इन सब की जो हम कल्टीवेशन करते हैं, इस पूरी ब्रांच को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हनी बी की जो एग्रीकल्चर है, हनी बी का जो कल्चर है, उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फिश, फिश की जो फार्मिंग होती है,
फिश की फार्मिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्वा कल्चर। एक्वा वैसे भी वाटर होता है, सो एक्वा कल्चर। वहीं पे एक और आपके लिए एक होता है सेरीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, सेरीकल्चर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि सेरीकल्चर, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी, तो सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, मतलब किसकी फार्मिंग से सेरीकल्चर इज रिलेटेड, ये आपको बताना है। हनी बी इज रिलेटेड टू एपीकल्चर एंड फिश फार्मिंग इज रिलेटेड टू एक्वाकल्चर। तो देखो अब कितने सारे एग्रीकल्चर में तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो गए। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉप। तो क्रॉप क्या होता है? तो ऐसे नहीं है कि राह चलते किसी भी पेड़ को हमने कह दिया अरे क्रॉप है, ओहो क्रॉप है, या बालकनी में हमारी कोई पेड़ लगे हुए हैं उनको बोल दिया हमने कि क्रॉप है भाई, ये क्रॉप है। तो वो क्या होता है, जो बालकनी में मान लो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा है कि हमने टमाटोज के प्लांट लगाए, हमने वेजिटेबल्स डिफरेंट वेजिटेबल के प्लांट्स लगाए, बट दे कैन नॉट यू नो, मतलब so you know that, so they cannot fulfill the requirement of the whole world population. As you know, the world population is a large, a huge amount of population is over there, a huge amount of population is over there. So what happened कि आपने अपने बालकनी में अपने लिए तो लगा सकते हो बट उसको क्रॉप नहीं कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, सबसे पहली बात प्लांट कैसे सेम काइंड की, एक पर्टिकुलर एरिया में हमने सेम काइंड का प्लांट लगाया एंड दे कैन बी कल्टिवेटेड एट पर्टिकुलर प्लेस और वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। एक बहुत लार्ज स्केल में, मतलब इतना भी नहीं लेकिन हाँ लार्ज स्केल में, सफिशिएंट अमाउंट कि उससे क्या बेनिफिट्स हो सके। एक तो इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सके, इकोनॉमिकली अगर मान लो कुछ लोग होते हैं जो विलेजेस में इकोनॉमिकली इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए नहीं करते, वो अपने लिए ही कर लेते हैं, पर लेकिन वो अगर लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं तो इकोनॉमिकली हो सके कि मतलब हाँ खुद के लिए भी रख सके और मार्केट में जाके हम उसे सेल कर सके कि लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन भी उसे ले सके। तो इस पूरी प्रोसेस को, मतलब इसको इस तरीके के प्लांट्स को जो ये कंडीशन को करे कि एक तो वो सेम काइंड के होने चाहिए और एक लार्ज स्केल पे उनका कल्टीवेशन होना चाहिए, तो दिस काइंड ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप। तो इसको हम क्रॉप्स में कंसिडर करेंगे। पर वहीं पे अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है। पर उसका रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, हम बहुत वास्ट कंट्री हैं। हाँ, आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट, जैसे जम्मू कश्मीर से लेके ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक यहाँ पर हमारा माउंटेन्स है। तो यहाँ पे पूरा माउंटेन वाला है, माउंटेनियस एरिया है। जब हम नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, इस पूरे एरिया में बहुत ग्रीनरी है। वहीं पे हम देखो हमारे पास कोस्टल एरिया भी है, ये पूरा ये एरिया हमारा कोस्टल एरिया है, तो मतलब डिफरेंट वैरायटी है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली टेम्परेचर या फिर रेनफॉल का सीजन भी डिफरेंट रहेगा। हमारे पास डेजर्ट भी है, भाई राजस्थान वाले एरिया में जाओगे तो डेजर्ट देखने को मिलेगा, राजस्थान गुजरात एरिया में डेजर्ट है। ये उत्तर प्रदेश पंजाब वाला एरिया प्लेन्स है, और यहाँ पे एक अच्छी काइंड ऑफ सॉइल मिलती है जिसे एलुवियल सॉइल भी बोला जाता है, तो ये वाला एरिया में एलुवियल सॉइल मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छी क्रॉप को नरिशमेंट मिलता है। So we can see that India is a vast country and there is a different kind of temperature and humidity and rainfall। जैसे अगर कोस्टल एरिया की बात करें तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, वेल इन द माउंटेन रीजन वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा। तो on the basis of temperature rainfall, there are two kinds of crop which we grow in the India. So the two types of crops are rabi crop and kharif crop। तो अगर हम राबी क्रॉप की बात करते हैं और खरीफ क्रॉप की बात करते हैं, सो बेसिकली क्या है कि दे आर ग्रोन इन द डिफरेंट सीजन है। एक तो ये क्या होता है डिफरेंट सीजन में ग्रो होते हैं। तो हम अगर खरीफ क्रॉप की बात करें, तो अगर मैं खरीफ क्रॉप की बात करती हूँ तो दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन। एक तो ये किस में होते हैं, रेनी सीजन में होते हैं। अगर अब ये रेनी सीजन में होते हैं तो इससे हम एक तो ये आइडिया लगा सकते हैं कि द क्रॉप विच आर ग्रोन इन खरीफ, द खरीफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, बेसिकली दे विल रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। तो इनके में क्या है कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे जो राइस है उसमें अच्छा खासा पानी लगता है, तो ये वो मेनली रेनी सीजन होता है क्योंकि हमें एग्रीकल्चर जो है हमारा, इरिगेशन हमें कम प्रोवाइड करना पड़े। Now when we talk about the uh, season,
तो जो हमारा इरिगेशन है वो हमें कम प्रोवाइड करना पड़े। और अगर हम बात करते हैं कि जनरली किस टाइम पीरियड में देखा जाता है, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इट्स अ जनरल टाइम पीरियड। तो जून जून लेके सितंबर में, सो जून टू सितंबर वी सी द खारिफ क्रॉप। इस सीजन में खारिफ क्रॉप को देखा जाता है हमने। फॉर एग्जाम्पल राइस, पैडी। ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये कौन सी क्रॉप है, क्रॉप का नाम दे देगा और पूछेगा ये कौन सी क्रॉप है। मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मूंगफली। तभी तो हम ठंड में खाते हैं क्योंकि तब इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद। और कॉटन, कॉटन ऑल्सो रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ वाटर। तो कॉटन, पैडी, मेज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप। तो ये किस सीजन में देखे जाते हैं, हमारे रेनी सीजन में देखे जाते हैं। एंड द जनरल टाइम पीरियड इज फ्रॉम जून टू सितंबर। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं राबी क्रॉप्स की, तो अगर राबी क्रॉप्स की बात करें तो ये किस सीजन में देखे जाते हैं, दे आर मोस्टली सीन इन विंटर सीजन। और अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो दे विल बी स्टार्टिंग, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर। तो जनरल अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो अक्टूबर टू मार्च। जब हम इनकी बात करते हैं खारिफ की तो जून टू सितंबर, वेयर एज राबी विल बी फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। वैसे भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे राइस का एग्जाम्पल खारिफ क्रॉप में आ जाता है, वैसे ही वीट का एग्जाम्पल राबी में आ जाता है। और वैसे भी अगर आपने नोटिस किया हो तो जब हम होली सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे वीट की हार्वेस्टिंग हो रही होती है। तो होली कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि मार्च में हार्वेस्टिंग हो रही है और विंटर क्रॉप्स हैं, तो इसको हम अक्टूबर के अराउंड ऑफ हम उसको सो करते हैं। सो द एग्जाम्पल्स आर वीट, ग्राम, पी, पी, मस्टर्ड, सरसों। सरसों के खेत भी बहुत ही देखने को मिलेंगे आपको मार्च के सीजन में। और उसी टाइम हमारी बसंत पंचमी भी आ रही होती है, तो उससे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, एग्जाम्पल भी याद रखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। लीन सीड। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप, वेयर एज फॉर खारिफ क्रॉप सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इन सबसे अलग हटके, तो जो हमारे समर सीजन होता है, समर सीजन में हमें पल्सेस पल्सेस को या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स को देखने को मिलता है। तो अगर समर सीजन की बात करते हैं तो पल्सेस पल्सेस एंड डिफरेंट वेजिटेबल, जो हमारे डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, इनको हम समर सीजन में देखने को मिलता है। अब मैं पल्सेस से एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं या कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं, वो एक तरीके से फार्मर्स के लिए मतलब अच्छी चीज है। क्यों है अच्छी चीज, ये बहुत एग्जाम्स में पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो हमने कोई क्रॉप लगाई, क्रॉप वन। तो जब हमने क्रॉप वन लगाई तो ये क्या करेगा, पूरा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर लेगा। न्यूट्रिएंट्स चाहिए भाई उन्हें ग्रो होने के लिए, भी हमने देखा ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा, इन सॉइल से पूरे न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा। अब जब क्रॉप टू लगानी है तो या तो अब इसकी तो सॉइल की मेरी क्रॉप चली, न्यूट्रिएंट चला गया। तो अब क्या होता है कि हम या तो मैन्योर देते हैं, आइदर वी पुट मैन्योर, फार्मर्स जो है वो मैन्योर देते हैं या वो फर्टिलाइजर देते हैं। तो क्या है, उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो ठीक है, मिल गया हमें। मतलब जो सॉइल है वो एनरिच हो जाएगी और वो क्रॉप हमारी ग्रो कर जाएगी। बट जब लॉन्ग रन में बात करते हैं तो सॉइल विल गेट डैमेज। तो इन दो क्रॉप के बीच में आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कि लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, जैसे पल्सेस हो गया, उनको लगा सकते हो। अब इनमें क्या होता है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ चीज होती है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम। जो इनके रूट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, इनके जो रूट्स होते हैं, इनमें एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया लग जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। अब इसकी क्या एक क्वालिटी है कि ये क्या करता है, ये यू है, हाँ ओके। सो राइजोबियम क्या करता है, अब जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बिकॉज न्यूट्रिएंट, प्लांट की न्यूट्रिएंट की बात करें तो नाइट्रोजन इज अ न्यूट्रिएंट। तो अब क्या है कि प्लांट कैन नॉट यूज नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। तब ये राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, और जो कि हमारे प्लांट को इनटेक करने में इजी रहता है। सो सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। ये कौन है, एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं हम राइजोबियम।
अब क्या होता है, प्लांट क्या कहता है, प्लांट कहता है ठीक है कि तुम मेरे लिए इतना अच्छा कर रहे हो तो मैं तुम्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करूंगा। वो उसे फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर देता है। और ये राइजोबियम क्या कर रहा है, प्लांट के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके की जो लेन देन की प्रक्रिया चल रही है, दिस द प्रोसेस इन विच दे आर शेयरिंग देयर फूड एंड शेल्टर, एंड दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो यहाँ से क्या, पल्सेस से मैंने आपको दो पॉइंट बताए कि एक तो इनमें एक स्पेशल काइंड ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, विच आर डायरेक्टली टेकन बाय द प्लांट्स, एंड दिस शेयरिंग शेल्टर एंड फूड, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो आज हमने एक तो देखा कि टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या है, राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप। हमने देखा कि क्रॉप्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर देखा। सेरिकल्चर पूछा है मैंने आपसे, वो आपको बताना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ही करूंगी। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे, फोटोसिंथेसिस देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, एक तो पैटर्न देखेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न के लिए स्टेप्स क्या होते हैं। टिल देन कीप शेयरिंग द लेक्चर एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।